Hey guys, this is me Pradeep Sani and welcome back in new learning NCLEX RN test series 2. So in this video lesson we will try to understand the tips and tricks on SATA question and the strategy on SATA question. So 95% student इस part में fail हो जाते हैं due to lack of knowledge on SATA question and lack of knowledge on tips and tricks and strategy on SATA question. So in this video lesson, we will only try to understand the tips and tricks and the strategy on SATA based question. So we have a four important main tips and tricks and strategy that you need to apply on SATA question. एंड वीडियो के लास्ट में हम फोर क्वेश्चंस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे और जैसे कि एग्जांपल के लिए फोर इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो टिप नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप नंबर वन व्हेन यू आर डीलिंग ऑन द SATA क्वेश्चन। टिप नंबर वन, ऑल SATA क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी। सभी के सभी साटा क्वेश्चन जितने भी बने हुए होते हैं सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी, ट्रू एंड फॉल्स स्ट्रेटजी के ऊपर बने होते हैं ये क्वेश्चन। सो हम एक क्वेश्चन के ऊपर ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टिप नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसाइज नॉलेज ऑन एवरी टॉपिक। यू हैव टू ब्रीफ नॉलेज ऑन एवरी टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज एवरी टॉपिक के ऊपर आपको होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए। टिप नंबर थ्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन 2021 द NCLEX NCSBN मेड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ SATA क्वेश्चन दैट all type of SATA question and all type of SATA questions answer could be a correct, or just one option could be a correct, which means कि ऑप्शंस आपको पांच या छह ऑप्शन दिए जाएंगे और पांच या छह के छह ऑप्शन भी, सारे के सारे ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं और उसमें से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन भी होगा जो कि करेक्ट हो सकता है, बाकी के सारे गलत हो सकते हैं। टिप नंबर फोर, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेमिनेशन। Eliminate your answer one by one and don't read it back again and again. It gonna be wastage of time and it gonna be confusing, कंफ्यूज कर देगा आपको अगर बार बार आप उसको पढ़ोगे। केयरफुली इलेमिनेट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर वन को केयरफुली इलेमिनेट कर दिया, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू लग रहा है तो आंखें बंद करके टिक कर दो, देन गो ऑन ऑप्शन टू। सो फोर इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम इनको अप्लाई करेंगे और इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो ऑन वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है फोर टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहली जो टिप्स है वो है कि ऑल SATA क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। सो सबसे पहले हम ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमने SATA वाले जो ऑप्शंस होते हैं कैसे हमने ट्रू और फॉल्स निकालने हैं। Alright, so question number first है, a nurse is assessing an elder post-operatively client 24 hour who is exhibiting sign of delirium. Delirium हो चुका है, post 24 hour patient है and the client is disoriented to time, place and situation. Time, place and situation, disoriented client है। What intervention are appropriate for the plan of care for this client? कौन कौन सी जो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है वो हमने लेनी है। अब हमने इन ऑप्शंस में से ये सारे जो ए से लेके ई तक हैं इनमें से हमने ट्रू और फॉल्स निकालने हैं कि विच इंटरवेंशन इज़ अप्रोप्रिएट और ट्रू फॉर दिस क्लाइंट, राइट। सो एनकरेज स्लीप ड्यूरिंग द डे, इनकरेज स्लीप ड्यूरिंग द डे ऑब्वियसली नहीं करने देना, फॉल्स है ये, क्योंकि अगर पेशेंट को दिन में हम इनकरेज करेंगे सोने के लिए तो रात को वो नहीं सो पाएगा, उसका जो डिलीरियम स्टेट है माइंड की और ज़्यादा डिटीरियोरेट होगी। कॉल द फैमिली फॉर रिक्वेस्ट एंड विजिटेशन, ओबियसली रूल्स होता है, कोई भी डिलीरियम पेशेंट होता है हमने फैमिलीज फ्रेंड को रिक्वेस्ट करना है कि पेशेंट को आओ उसके साथ बैठो ताकि उसकी मेमोरी रिकॉल हो, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसको हम पिकअप कर लेंगे। एंड द अनदर सी ऑप्शन है, अरेंज द यूएपी टू स्टे विद द क्लाइंट। यूएपी टू स्टे विद द क्लाइंट ये हमने नहीं करना, ये फॉल्स है, बिकॉज किसी भी पेशेंट को हम परमानेंट यूएपी असाइन तभी करते हैं जब पेशेंट
सुसाइडल आइडेटेशन के ऊपर है, यानी कि पेशेंट दूसरों को हार्म करना चाहता है या फिर पेशेंट खुद को हार्म करना चाहता है, जैसे साइकेट्रिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं। तो ये नहीं है, ये जस्ट एक डिलीरियम स्टेट है जो पोस्ट ऑपरेटिव है, ये फॉल्स है, ये नहीं पिकअप करेंगे। मूव द क्लाइंट टू द क्लोजर टू द नर्सिंग स्टेशंस, यस ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि डिलीरियम पेशेंट है, माइंड की सिचुएशन ठीक नहीं है, रिस्क फॉल वाला पेशेंट है, तो नर्सिंग स्टेशन के बिल्कुल क्लोज में इस पेशेंट को रखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए और फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन के लिए। ई ओरिएंट द क्लाइंट फ्रीक्वेंटेशन, ये भी हमने पिकअप करना है, ट्रू है। तो राइट आंसर इसका बन गया राइट बी, डी एंड ई, जो कि ट्रू है, रैशनल है। अब इसका हम रैशनल पढ़ लेते हैं। डिलीरियम में बी कॉज द नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग सर्जरीज, रिसेंट इलनेस, एल्कोहल, सब्सटेंस यूज, विड्रॉल अमोंग मैनी अदर्स। बहुत सारे रीज़न होते हैं डिलीरियम के, बट ये बहुत ही जल्दी अपनी बैक स्टेज में आ जाता है। इट मे बी involve changes in alertness, mentalness, status and emotional status, right? And it is in acute abrupt changes is reversible हैं ये changes। appropriate intervention में भी included, क्या क्या appropriate intervention हमने लेनी होती है ऐसे वाले patient में। encourage a proper sleep, no daytime sleep, ऐसे वाले patient को daytime sleep पे हमने सोने नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं सोने देना है। and no light at room, इस ऐसे वाले patient के रूम में कोई लाइट भी नहीं होनी चाहिए, alright? So options B है visit the relatives, friends and established orientation। family, close friend, relatives को बोलना है विजिट करने के लिए, established orientation करने के लिए। ऑप्शन डी और ई हमने ट्रू था, बी ट्रू था हमारा, इसलिए पिकअप किया था। सेफ्टी मेजर्स हैं, पेशेंट की सेफ्टी को हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, रूल है एनक्लेक्स का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ गिर सकता है। रूम क्लोज टू द नर्सिंग स्टेशंस, बेड, अलार्म, फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन शुड बी। सो ऑप्शन ए गलत क्यों था और ऑप्शन सी गलत क्यों था वो ही भी हम देख लेते हैं कि स्लीप शुड बी एट नाइट टाइम पे स्लीप होनी चाहिए। डिलीरियम पेशेंट में भी एक्सपीरियंसिंग डिसफंक्शनल स्लीप साइकिल होता है इनका, एंड द स्लीप शुड नॉट बी इनकरेज ड्यूरिंग द डे टाइम पे हमने स्लीप नहीं देनी है पेशेंट को। ए सिटर इज़ ऑफन, सिटर विच मीन्स की यूएपी मे ऑफन यूज टू एक्सट्रीम टाइम ऑफ पेशेंट, जिसमें सेफ्टीज वरीज होती हैं हमारे लिए, सच एज सुसाइडल आइडेटेशन, पहले हमने डिस्कस कर लिया है। इट इज़ नॉट इन अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम, ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस टाइम के लिए। लेस इन्वेजिव मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट, जो लेस इन्वेजिव मेजर्स होते हैं वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने हैं, रूल है ये हमारा। सेकंड क्वेश्चन और सेकंड ट्रिक्स है हमारी कंसाइज नॉलेज ऑन एवरी टॉपिक। कंसाइज नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज, पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रिक्ट नॉलेज आपकी होनी बहुत ज़रूरी है ऑन एवरी टॉपिक टू क्रैक द साटा क्वेश्चन। सो हम इसी ट्रिक्स के ऊपर इस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू सक्शन अ क्लाइंट विद अ न्यू ट्रैकियोस्टमी, राइट? रिमेंबर, न्यू ट्रैकियोस्टमी, कंसाइज नॉलेज। which of the following intervention are appropriate for the nurse perform prior to suction? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने प्रायर टू सक्शन परफॉर्म करनी है? सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है ए टू एफ, इनमें से हमने ऑप्शन निकालने हैं नॉलेज के ऊपर। जैसे एग्जांपल है ट्रैकियोस्टमी के ऊपर आपको कंसाइज नॉलेज होनी चाहिए, एवरी पॉइंट आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम। ऑप्शन फर्स्ट वॉश द हैंड, या बेसिक फंडा है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, वॉश द हैंड बिफोर एंड आफ्टर आपने करना ही करना है, तो ये हम पिकअप करेंगे। ऑप्शन ए राइट है। यूटिलाइज न्यू ग्लव्स, रिमेंबर न्यू ट्रैकियोस्टमी है तो ट्रैकियोस्टमी एक स्ट्राइल प्रोसीजर होता है, तो न्यू ग्लव्स हमें इसमें नहीं चाहिए होते हैं। स्ट्राइल प्रोसीजर है तो स्ट्राइल ग्लव्स इसमें चाहिएंगे हमें, राइट? सो ऑप्शन सी ऑब्टेन नेसेसरी ऑल सप्लाईज, यस ऑब्टेन नेसेसरी ऑल सप्लाईज हमें चाहिए होती हैं परफॉर्म बिफोर वी आर डूइंग अ सक्शन टू द पेशेंट। प्रायर टू सक्शन हमें सारे इक्विपमेंट, सारी सप्लाईज हमें पेशेंट के बेड साइड ट्रॉली पे चाहिए होती हैं, तो ये हम इसको पिकअप करेंगे। ऑप्शन डी प्लेस द क्लाइंट एट हाई फॉलोअर्स पोजीशन, यस हाई फॉलोअर्स पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। थंब रूल्स है लंग एक्सपेंशन के लिए और ड्यू टू
रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के लिए हमें पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन पे डालना होता है। ऑप्शन ई, अप्लाई सक्शन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर। केयरफुली, अप्लाई सक्शन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर। जब भी हम पेशेंट के अंदर कैथेटर डाल रहे होते हैं तब हमने सक्शन कभी भी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि दिस कैन डैमेज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रैकिया, राइट। सो सक्शन हमने तभी अप्लाई करनी होती है जब हम कैथेटर को आउट कर रहे होते हैं बॉडी से। सो ये बोल रहे कि अप्लाई सक्शन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर कभी नहीं करना, दिस कैन डैमेज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, ऑप्शन एफ, डेलीगेट सक्शन टू यूएपी असिस्टिव पर्सनल्स। नेवर एवर, कभी भी नहीं, क्योंकि आरएन का काम है और पेशेंट न्यू है, सिक पेशेंट है, एक्यूट पेशेंट है। क्रोनिकली इल पेशेंट जो लॉन्ग टर्म इल पेशेंट होते हैं, सक्शन के लिए हम यूएपी और एलपीएन को डेलीगेट कर सकते हैं, बट रिमेंबर द पेशेंट शुड बी स्टेबल। पेशेंट स्टेबल होना चाहिए ऐसी कंडीशन के लिए, बट इसमें न्यू पेशेंट है तो कभी भी नहीं ऐसा डेलीकेट हम यूएपी को करेंगे। तो राइट हमारा आंसर बनता है इसमें ए, उसके बाद सी और देन डी, राइट। अब हम इसका जो राइट रैशनल है और राइट आंसर है वो देख लेते हैं। ए सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ए सी डी। क्वेश्चन स्ट्रेटजी है हमारी कंसाइज नॉलेज ऑन एवरी टॉपिक। ट्रिक्योस्टमी रैशनल हम पढ़ लेते हैं। Tracheostomy suction is performed to clear the airway of secretion and maintain patency, right? So the patient can breathe easier. Patient can breathe easier. It is important not to suction too frequently. बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट सक्शनिंग नहीं करनी है। इट में डैमेज द टिश्यू लाइनिंग ऑफ द एयरवे। पहले हमने डिस्कस किया ट्रैकियोस्टमी ट्रैकिया की म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। सक्शन व्हेन द असेसमेंट वारंट, जब असेसमेंट वारंट होगी तभी सक्शन करनी है। रिमेंबर इट, माइंड इट, ओके। व्हेन कब करनी है, जब हमें क्रैकल्स, कफिंग या डिसैचुरेशन पेशेंट्स होगा असेसमेंट के टाइम पे, तभी हमने करना है। किस टाइम पे? क्रैकल्स, कफिंग और डिसैचुरेशन के टाइम पे। देयर इज़ अ नंबर ऑफ कंसिडरेशन फॉर द नर्स व्हेन प्रिपेयरिंग टू सक्शन फॉर ट्रैकियोस्टमी। बहुत सारे हैं इसमें, वन बाय वन हम इसमें पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन स्ट्राइल ग्लव्स। सक्शन हमेशा ट्रैकियोस्टमी स्ट्राइल प्रोसीजर है तो हमें स्ट्राइल ग्लव्स ही चाहिएंगे, अनलेस दिस इज़ अ स्ट्राइल प्रोसीजर अनलेस परफॉर्म्ड इन लाइन कैथेटर। जैसे जो एक अलग रीज़न है, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं वो इन लाइन के लिए अलग रीज़न है, बट यूजली जो ट्रैकियोस्टमी जब हम होती है पेशेंट की, न्यू पेशेंट है और सक्शनिंग करने जा रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्ट्राइल ग्लव्स ही आप पहनो। ऑब्टेन अ नेसेसरी सप्लाई बिफोर परफॉर्मिंग अ सक्शन। हमारे पास सारी नेसेसरी जो सप्लाईज हैं वो होनी चाहिए। वॉश द हैंड प्रायर एंड आफ्टर टू द प्रोसीजर, ये हमने ज़रूर करना है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू पेशेंट ब्रीद ईजियर, राइट, तो ये हमने करना है। प्री ऑक्सीजनेटेड 100% ऑक्सीजनेटेड करना है प्रायर टू सक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ऑप्शन बी था हमारा और ई था और एफ था, ये गलत क्यों था वो हम देख लेते हैं। ओपन ट्रैकियोस्टमी सक्शन इज अ स्ट्राइल प्रोसीजर, रिमेंबर, ओके। द नर्स मस्ट यूज स्ट्राइल ग्लव्स, नॉट क्लीन, राइट। सक्शन इज अप्लाइड ड्यूरिंग द विड्रॉल ऑफ कैथेटर। पहले मैंने डिस्कस कर लिया है कि सक्शन इज अप्लाइड तभी अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग विड्रॉल द कैथेटर, जब हम कैथेटर को विड्रॉल कर रहे हैं। और रिमेंबर एक चीज़ और, कैथेटर विड्रॉल द कैथेटर इज अ स्पाइरल मैनर में उसको विड्रॉल करना है धीरे धीरे, एंड अप्लाई सक्शन धीरे धीरे स्पाइरल मैनर्स में उसको निकालना है। और ड्यूरिंग द अप्लाई सक्शन डू नॉट सक्शन मोर देन 2 or 3 times per event before allowing the patient to remove recovery and breath, right. सो ऐसा करने से पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और वो रिकवरी भी कर लेगा और इजीली वो ब्रीथ कर लेगा। ऑप्शन एफ गलत क्यों था? ए, ट्रैकियोस्टमी इज मैनेज्ड बाय अ रजिस्टर्ड नर्स, राइट, रजिस्टर्ड नर्स ही मैनेज करेगी। ए क्रोनिकली इल पेशेंट विद लॉन्ग टर्म ट्रैकिया
long term trachea may be delicate to the LPN or UAP, but given the fact they are stable, patient stable होना चाहिए तभी हम दे सकते हैं। Guys, tip number 3 है हमारी the NCLEX RN 2021 में have select all that apply question where all the answers or only one answer may be correct. So इसमें से सारे के सारे आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं या फिर एक आंसर भी इसमें से करेक्ट हो सकता है select that all apply में से। ये वाली टिप हम क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड टिप है और क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर ही हम इसको अप्लाई करेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द आईसीयू आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी 6 hours आफ्टर सर्जरी the nurse assessment rhythm and note the acute changes in atrial fibrillation and frequent PVC आ रही है, पेशेंट को प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। द करंट हार्ट रेट इज 140 beat per minute. Which of the following symptom would be most concern to the nurse? Select that all apply है। तो आपको इसमें से ए से लेके ई तक जो ये ऑप्शन है इसमें से आपको कौन कौन से ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि जो मोस्ट कंसर्न करने वाले हैं, पेशेंट को वारंट इंटरवेंशन लेनी चाहिए नर्स को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑब्वियसली पेशेंट को कोई भी पेशेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये तो फिर भी इसकी सीबीएजी हुई है और फ्रीक्वेंट पीवीसी आ रही है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है विच मीन्स कि समथिंग इज रियली बैड हैपनिंग विद द पेशेंट, हमने इस ऑप्शन को ले लेना है। चेस्ट पेन 4 आउट ऑफ 10, बिल्कुल हमने इसको अपने अंडर ले लेना है बिकॉज ऐसे वाली जब भी कोई भी सर्जरीज होती है, हार्ट की सर्जरीज होती है, कोई सीबीएजी होता है, कुछ भी होता है, पेशेंट की कोई सर्जरी होती है, उसके बाद यूजली पेशेंट को पेन नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे चेस्ट पेन है, न्यू ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन है और 4 है, माइल्ड मॉडरेट पेन है, तो हम इसको वारंट में ले लेंगे। विच मीन्स कि कुछ न्यू ऑनसेट ऑफ एमआई हो रहा है पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कुछ हो गया होगा पेशेंट को, तो हम इस ऑप्शन को भी ले लेंगे। सीवियर ट्रबलिंग हेडेक, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा ट्रबलिंग हेडेक हो रही है पेशेंट को तो ये भी हमारे लिए बहुत मोस्ट कंसर्न है, जो नर्स को वारंट इंटरवेंशन इसके ऊपर ले लेनी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग 89%, इसको भी हमने पिक कर लेना है बिकॉज पेशेंट डिसेचुरेटेड हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो 89% है, तो मोस्ट कंसर्न है, स्पेशली जो पेशेंट आफ्टर पोस्ट ऑफ पेशेंट होते हैं उनके लिए ये मोस्ट कंसर्निंग चीज है, तो इसको भी हम पिकअप कर लेंगे। ब्लड प्रेशर, शोक में जा रहा है पेशेंट, ऑब्वियसली ले लेना है। तो इसके जितने भी ये ऑप्शंस हैं, जैसे एनसीएसबीएन ने जो रूल निकाला है 2021 में कि सारे के सारे ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, तो ये इसमें से मोस्ट कंसर्निंग जो है आरएन के लिए वो सारे के सारे ही हैं, सारे ऑप्शन इसमें ठीक हैं। रैशनल हम एक बारी पढ़ लेते हैं। देखो राइट आंसर ए बी सी डी ई सभी आंसर ठीक हैं इसमें। द करंट एनसीएसबीएन प्रोवाइड previously added the possibility of all answer to be correct in SATA question, right? सारे के सारे ठीक हो सकते हैं। priority में हमने क्या देखना होता है, what is the most important things right now, what is the most important things right now, what can kill or harm the patient in this moment। सो इस फंडे के ऊपर आपने काम करना है, what is the most important thing right now and what can kill or harm the patient in this moment, right? So there are the handful of concern that may occur with atrial fibrillation and frequent premature ventricular contractions. Atrial fibrillation may lead to clot formation, right? Atrial fibrillation, एट्रिया जो है ना वो वाइब्रेटिंग मोड पे लग गया है, फिब्रिलेट कर रहा है, वो पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको जो है क्लोट फॉर्मेशन के चांस पेशेंट को अंदर बढ़ रहे हैं एंड पोटेंशियल इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है। इन एम्बोलिज्म में कोज क्लोटिंग इवेंट, अब देखो क्लोट हो गया है तो एम्बोलिज्म तो बनेगा ही बनेगा, राइट। सो क्या क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है पेशेंट को, सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एमआई कैसे होगा, वो जो क्लोट बना है वो जो हमारे जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज होते हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरीज होते हैं, वहां पे जाके एमआई कर सकता है पेशेंट को। और सीवीए कैसे करेगा, जो क्लोट है वो ट्रैवल कर सकता है हमारे ब्रेन में, जिस वजह से सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है।
सिमिलरली जो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है सेम ऐसे ही है, क्लोट निकल के हमारे पल्मोनरी आर्टरी से देन फिर हमारे जो लंग्स में है, लंग्स में जाके ट्रैप हो सकता है, जिस वजह से ये सारे सिम्टम आ सकते हैं और ये मेडिकल इमरजेंसी है। विच ऑफ दीज आर द मेडिकल इमरजेंसी? फ्रीक्वेंट पीवीसी में कॉज्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर, बहुत सारे रीजन होते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर होते हैं पीवीसी आने के लिए। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना, आप अगर लेस देन 6 पीवीसी आ रही हैं हमारी इन अ मिनट, तो फिर इतना हमें वारंट लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो पोस्ट ऑप में 6 आ सकती हैं। अगर मोर देन 6 आ रही हैं तो विच मीन्स की बहुत ज्यादा डेंजर है ये चीज पेशेंट के लिए। फ्रीक्वेंट पीवीसी में लीड टू मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर, हाउएवर इन दिस case specific of cardiac patient, if it may weaken the heart and lead to prone and may lead to more sinus arrhythmias, right? So option A था हमारा, it may indicate MI और pulmonary embolism कर सकता है, shortness of breath कर सकता है, dyspnea कर सकता है, and may be potential sign of respiratory distress. In this case, potential symptom of pulmonary embolism and मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन उसको हो रहा है, राइट? सो ऑप्शन बी है, हम बी था हमारे पास, इंडिकेट न्यू ऑनसेट ऑफ एमआई। जो पेन हो रहा है पेशेंट को, ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को न्यू ऑनसेट ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए हमें वारंट इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट? ऑप्शन सी है हमारे पास, इंडिकेट सीवीए। जो ऑप्शन सी था हमारे पास, ट्रबलिंग हेडेक, राइट? ये वाला जो पेशेंट को ट्रबलिंग हेडेक हो रही है, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंडिकेट सीवीए, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है। जो एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट था, जो नर्स ने नोट किया है, वो क्लोट बन के ब्रेन में ट्रैवल कर चुका है, जिस वजह से उसको सीवीए हो गया और ट्रबलिंग हेडेक हुई है। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक which describe the worst headache in my life, right? सो पेशेंट को ट्रबलिंग हेडेक इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको सीवीए हो चुका है पेशेंट को। ऑप्शन डी था हमारा, पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 89%, राइट? सेचुरेटेड डिसेचुरेटेड हाइपोक्सिक पेशेंट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है। तीन ही बेसिक चीजें होती हैं इसमें, एमआई होता है, सीवीए होता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। तो न्यू ये डिसेचुरेटेड पेशेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, हाइपोक्सिया हो गया है, ऑलरेडी चला गया है वहां पे क्लोट लंग्स के अंदर। और पल्स ऑक्सीमेट्री लेस देन 93 इज अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। लेस देन 93, रिमेंबर, लेस देन 93% is a sign of respiratory distress. A clot is potential blocking the ventilation of oxygen and carbon dioxide, right? So clot जो है वो पोटेंशियली ब्लॉक कर रहा है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस वजह से ये हाइपोक्सिया और डिसेचुरेटेड हो रहा है पेशेंट। सो ऑप्शन 5 था हमारे पास, ब्लड क्लोट 90, ब्लड प्रेशर 92 और 65। सो बहुत ही हीमोडायनेमिक अनस्टेबल पेशेंट है ये, जिस वजह से हमें वारंट इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी। indicate unstable blood pressure, hemodynamics, right? A loss of atrial kick, a loss of atrial kick due to atrial fibrillation। atrial fibrillate कर रहा है वो, सिर्फ वाइब्रेशन कर रहा है, कांप रहा है वो, है ना, शिवरिंग कर रहा है, पंप नहीं कर रहा, जिस वजह से एट्रियल किक लॉस हो गई है। एंड मे बी सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जिस वजह से सडन ड्रॉप हो गया है ब्लड प्रेशर का। एंड द हार्ट मे बी वीकन, नॉट पंपिंग नोट पंपिंग इफेक्टिवली एंड शो फ्रीक्वेंट पीवीसी, जिस वजह से फ्रीक्वेंट पीवीसी आ रही है। इस चीज में आप हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी पेशेंट है जिसमें फ्रीक्वेंट पीवीसी आ रही है, वो इसीलिए आ रही है, मल्टीट्यूड फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को, आपको कंडक्शन सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जब भी ऐसा कुछ होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर होते हैं, तो इसमें चीज में तीन चीजें बहुत कॉमन होती हैं। एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू क्लोट फॉर्मेशन, सीवी हो सकता है आपका, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ये सारी चीजें आपको ब्लड क्लोट होने की वजह से होती है, राइट?
Guys, tip number 4, carefully eliminate each options or answer one by one and don't read it back again and again. This gonna be wastage of time and confusing occur. So ये टिप नंबर 4 जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अप्लाई करेंगे. लास्ट टिप है और लास्ट ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स को. द नर्स इज डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद कवास्की डिजीज. कवास्की डिजीज के लिए प्लान ऑफ केयर रेडी कर रही है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर. कौन कौन से प्लान ऑफ केयर हमने प्लान्स ऑफ केयर में हमने प्लान इंक्लूड करने हैं. राइट क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको. सो हमने इसमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है कि केयरफुली इलेमिनेट करने हैं हमने एक एक ऑप्शंस को जो क्वेश्चंस में फिट नहीं, जो आंसर में फिट नहीं बैठते. एंड हमने दोबारा बार बार क्वेश्चंस को रीड नहीं करना. वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है और कंफ्यूजन भी होता है. सो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जिसको हमने इलेमिनेट करना कि ये बोल रहा है कि इनिशिएट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस. देखो अब आपको वही है, प्रीशियस नॉलेज आपको होनी चाहिए क्वास्की डिजीज के ऊपर, तभी आपके आंसर सही जाएंगे. क्वास्की डिजीज में क्या होता है, सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस होती है ब्लड वेसल्स की. तो इसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. इसमें हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने हैं, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है. सेकंड है हमारा कि ऑब्टेन 12 लीड इकोकार्डियोग्राम. 12 लीड ईसीजी हमने लगानी है पेशेंट को. अब आप खुद सोचो, कवास्की डिजीज है, सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस करती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स करती है, कोरोनरी आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन करेगी जिस वजह से पेशेंट को एमआई हो सकता है. तो हमें 12 लीड ईसीजी पे पेशेंट को डालना ही डालना है. तो राइट आंसर है, इसको ले लो आप. अब जो सी ऑप्शंस है, सी ऑप्शंस में ये है कि ऑफर सॉफ्ट फ्लूइड एंड लिक्विड. सॉफ्ट फूड एंड फ्लूइड एंड लिक्विड हम उसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा. सही है ये आप आंसर, आप इसको ले लो अपने अंडर. अब जो ये वाला है हमारा डी ऑप्शन, इम्प्लीमेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन. देखो अब ये आपको पता है कि आपने इलेमिनेट कर दिया केयरफुली, है ना. इलेमिनेट कर दिया, ये बोल रहे हैं कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे डालना है पेशेंट को. क्यों डालना है रिस्ट्रिक्शन से फ्लूइड, है ना. हम ऐसे नहीं कर सकते, पेशेंट तो पहले से ही इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट को सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस हो रहा है पेशेंट को. राइट. सो फोर्थ ऑप्शन है हमारा एडमिनिस्टर्ड एस्पिरिन एज प्रिस्क्राइब. अब जो ये वाला ऑप्शन है, 99% स्टूडेंट इस ऑप्शंस को टिक नहीं करते. क्यों नहीं करते, क्योंकि रूल है एनसीएस पूरे मेडिकल यूनिवर्स का कि जो एस्पिरिन्स होती है बच्चों में, है ना, बच्चों में रे सिंड्रोम करती है, रे सिंड्रोम. राइट. तो सिर्फ एक कवास्की डिजीज ही एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमने जो एस्पिरिन है और इम्यूनोग्लोबुलिन है वो जो मॉडरेट टू सीवियर डोज में देना होता है जिसको ट्रीट करने के लिए. राइट. सो ये भी ऑप्शंस हमें पिक करना है इसके अंदर. राइट. सो हमारा ऑप्शन बन गया बी सी एंड ई. राइट. सो हम अब इसको पढ़ लेते हैं. मोस्टली वही है, 99% इसको बच्चे छोड़ देते, इसको टिक नहीं करते ई ऑप्शन को. इसलिए नहीं टिक करते क्योंकि रे सिंड्रोम होता है बच्चों को लेस देन 5 ईयर को, तो एस्पिरिन हम उनको अवॉइड करते हैं. लेकिन सिर्फ कवास्की डिजीज में ये एक्सेप्शनल रूल है, हम इसमें एस्पिरिन देनी होती है हमने इसमें. अब हमने देखो स्ट्रेटजी क्या बोल रही है कि इलेमिनेट ईच ऑप्शन वन बाय वन केयरफुली. तो हमने वन बाय वन केयरफुली इलेमिनेट किया है ए से लेके ई तक. राइट. और हमने रीड बैक भी नहीं किया ऑप्शंस को. जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं ए ऑप्शन को रीड बैक करता हूँ अगेन, है ना. इनिशियल कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, कंफ्यूजन होती है ना, और टाइम भी वेस्टेज होता है. उधर से आपका टाइम निकल रहा है ना, काम डाउन शुरू हो रखा है सेकंड का, और इधर से आप यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि लूं या ना लूं इसको, है ना. कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होंगे या ना होंगे, नहीं होंगे भाई. एक बार ही आपके माइंड में सेट हो गया कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेने हैं तो लेने हैं, टिक कर लो, है ना, अगर लेने हैं तो. अगर नहीं लेने हैं तो हटा दो इसको, निकाल दो इसको, एलिमिनेट कर दो आप. राइट.
तो ऐसे इस तरीके से हमने ये जो फोर्थ स्ट्रेटजी है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसको इस तरीके से हमने निकालना है। रैशनल हम इसका पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा बी, सी और ई ही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो रेड रेड लाइन है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मेन चीज पढ़ लेते हैं। कवास्की डिजीज इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। इट अकर प्राइमरली इंडिविजुअल यंगर देन 5 ईयर, मेनली जो है यंगर देन 5 साल से कम वाले बच्चों को ये ज्यादातर होता है। दिस डिजीज में कॉन्सिक्वेंटली कोज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी तो करेगी ही करेगी, साथ में लीडिंग टू एन्यूरिज्म भी कर सकती है, राइट। एंड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शुड बी प्रेफर्ड अलोंग विद द इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम के साथ साथ हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी भी हमने करनी ही करनी है पेशेंट में। रूल नंबर 1, सॉफ्ट फूड एंड लिक्विड्स शुड बी ऑफर्ड बिकॉज द चिपिंग ऑफ द लिप्स। इसमें पेशेंट्स में क्या होता है, जो हाथ और पैर होते हैं नीले पड़ जाते हैं पेशेंट में, है ना। लिप्स पेरिफेरी बेसिकली नीली पड़ जाती है, साइनोसिस हो जाता है, चिपिंग हो जाता है ना, हाथों का, पैरों का और लिप्स का, नोज का, ईयर्स का। तो फ्लूइड वुड बी encouraged because of the fever commonly associated with the कवास्की डिजीज। उसको फूड देना है, फ्लूइड देना है ना। फीवर इसमें से आता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, फाइनली ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज इंक्लूडिंग ईदर मीडियम टू हाई डोज ऑफ एस्पिरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। देखो, या तो हम इसमें एस्पिरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन का कॉम्बिनेशन देके हम इसमें देंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, अब चॉइस ए और डी क्यों इनकरेक्ट थी। कवास्की डिजीज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉज्ड बाय सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस करता है। दस द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, राइट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे कि मान लो हैंड वॉशिंग करना है आपने, है ना, ग्लव्स पहनने हैं, इस टाइप के स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने हैं। आप पढ़ लेना स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की लिस्ट में क्या क्या आते हैं। For this disease, fluid restrictions are not helpful individual with Kawasaki disease. Fluid restrictions helpful नहीं है इसके लिए। The nurse should encourage more fluid because the fever associated with this syndrome, fever होता है इसके साथ। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो कवास्की डिजीज है, इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम होता है एंड फाउंड इन द इंडिविजुअल यंगर देन 5 ईयर में होता है, अफेक्टिंग मेल अदर देन फीमेल, मेल में ज्यादा होता है ये। सिस्टमिक्स जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं इसमें फीवर होता है, चिप्ड लिप्स होते हैं, बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस होता है। देखो 6 पॉइंट आपको, 5th पॉइंट आपको बहुत बढ़िया मिल गया इसमें। मोर्फस रैश होते हैं हाथों में और पैरों में, मैंने पहले भी बता दिया आपको। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद एस्पिरेशन, ओ सॉरी, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद एस्पिरिन, एस्पिरिन हमने देना है, और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन एज नीडेड टू प्रिवेंट द इंजरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी, राइट। तो 5th 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कवास्की डिजीज में, जो 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कवास्की डिजीज इन one time that aspirin is administered टू द pediatric population। सिर्फ इसी में हम दे सकते हैं एस्पिरिन, बाकी कोई भी डिजीज है बाकी किसी में भी नहीं देनी है। यूजली इट इज अवॉइडेड ड्यू टू द रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम, राइट। रे सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेना। हाउएवर कवास्की डिजीज इज अ एक्सेप्शन to this rule, aspirin is routinely used to this case, right। सो देखो आपको कितनी नॉलेज आपकी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका करने के बाद ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लगाओगे तो आई होप कि आपको साटा क्वेश्चन में आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम कभी भी आती है देन मैं यहाँ पे बैठा हूँ फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द ऑल 4 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत की है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस गोना बी हेल्प टू क्रैक योर NCLEX RN एग्जामिनेशन। लव यू गाइज ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड जॉब।